हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय राजनीति से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी करंट अफेयर के टॉपिक हैं हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो विशेष विवाह अधिनियम 1954 है, असम मुस्लिम विवाह और विवाह विच्छेद रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1935 है और समान नागरिक संहिता यूसीसी 3 तलाक मामला। और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ से संबंधित मुद्दे और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप एवं उनकी रूपरेखा तथा कार्यान्वयन से संबंध उत्पन्न होने वाली मुद्दे। तो चलिए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए समझते हैं। हाल ही में असम सरकार ने असम मुस्लिम विवाह और विवाह विच्छेद रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1935 को निरस्त करते हुए असम निरसन अध्यादेश 2024 को मंजूरी दी। इस निर्णय के बाद वर्तमान में अब मुस्लिम विवाह अथवा विवाह विच्छेद का रजिस्ट्रीकरण केवल विशेष विवाह अधिनियम 1954 के माध्यम से ही किया जा सकता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं असम मुस्लिम विवाह और विवाह विच्छेद रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1935 क्या है। आइए देखते हैं। यह अधिनियम 1935 में अधिनियमित मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुरूप है। यह अधिनियम मुस्लिम विवाह और विवाह विच्छेद के पंजीकरण की प्रक्रिया निर्धारित करता है। वर्ष 2010 में संशोधन के माध्यम से मूल अधिनियम में स्वैच्छिक पद को अनिवार्य से प्रतिस्थापित कर दिया गया, जिससे असम राज्य में मुस्लिम विवाह और विवाह विच्छेद का पंजीकरण अनिवार्य हो गया। यह अधिनियम राज्य को विवाह और विवाह विच्छेद को पंजीकृत करने के लिए किसी भी मुस्लिम व्यक्ति को लाइसेंस प्रदान करने का अधिकार देता है। मुस्लिम रजिस्ट्रार को लोक सेवक की संज्ञा दी है। यह उस प्रक्रिया का वर्णन करता है जिसके माध्यम से विवाह और तलाक के आवेदन रजिस्ट्रार को किया जा सकते हैं तथा इसके साथ ही पंजीकरण की प्रक्रिया भी स्पष्ट की गई है। तो चलिए अब हम लोग असम मुस्लिम विवाह एवं विवाह विच्छेद रजिस्ट्रीकरण अधिनियम को निरस्त करने के पीछे क्या कारण है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग समसामयिक मानदंडों के साथ संरेखण क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, यह अधिनियम पुराना है और साथ ही आधुनिक सामाजिक मानदंडों के अनुरूप भी नहीं है। इसमें विवाह के पंजीकरण की अनुमति दी गई थी यदि दूल्हा और दुल्हन क्रमशः 21 तथा 18 वर्ष की कानूनी विवाह योग्य आयु तक नहीं पहुंचे थे, जो विवाह योग्य आयु के संबंध में वर्तमान कानूनी मानकों का खंडन करता था। तो चलिए अब हम लोग इसके बाल विवाह पर रोक के बारे में देखते हैं। तो देखिए, यह निर्णय बाल विवाह को रोकने हेतु सरकार के निरंतर प्रयासों के संयोजन में किया गया था। सरकार द्वारा अधिनियम को निरस्त करके असम में बाल विवाह को समाप्त करने का प्रयास कर रही है, जिसमें बाल विवाह को रिकॉर्ड करने की अनुमति देने वाले प्रावधान शामिल थे। तो चलिए अब हम लोग इसके अनौपचारिकता एवं संता का दुरुपयोग क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, इस अधिनियम ने विवाह पंजीकरण हेतु एक अनौपचारिक तंत्र प्रदान किया, जिसके कारण काजियों विवाह आयोजित करने के लिए जिम्मेदार सरकार पंजीकृत अधिकारी द्वारा संभावित दुरुपयोग हुआ। सुधार की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए बाल विवाह एवं उचित आधार के बिना तलाक की सुविधा दिए जाने के आरोप लगाए गए थे। तो चलिए अब हम लोग सामान्य नागरिक संहिता यूसीसी की ओर बढ़ना, आइए इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, इस अधिनियम को निरस्त करने के निर्णय को उत्तराखंड के हालिया कदम के समान असम में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में एक प्रयास के रूप में भी देखा जा रहा है। सरकार का लक्ष्य विभिन्न समुदायों में विवाह कानूनों को
सुव्यवस्थित करना और साथ ही उन्हें एक सामान्य कानूनी ढांचे के तहत लाना भी है। तो चलिए अब हम लोग अधिनियम के निरसन के विरुद्ध तर्क क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, अधिनियम द्वारा विवाह पंजीकरण के लिए एक सरल एवं विकेंद्रीकृत प्रक्रिया प्रदान की राज्य के 94 काजियों के साथ है, जबकि विशेष विवाह अधिनियम की जटिलताएं हैं जो कुछ व्यक्तियों विशेष रूप से गरीबों तथा अशिक्षितों के विवाह पंजीकरण को रोक सकती है। अन्य लोगों के साथ है विभिन्न समूहों एवं अधिवक्ताओं ने इस अधिनियम की आलोचना की और साथ ही इसे न्यायालय में चुनौती भी दी। पूर्ण निरसन के निहितार्थों के बारे में चिंताएं व्यक्त की गई, जिनमें अपंजीकृत विवाहों की बढ़ती घटनाओं की संभावना भी शामिल थी। तो चलिए अब हम लोग हाल के वर्षों में मुस्लिम पर्सनल लॉ लोगों की नज़रों में क्यों रहा है, आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग कानूनी सुधार एवं न्यायिक हस्तक्षेप के बारे में देखते हैं। देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ से संबंधित मामलों में विशेष कानूनी सुधार एवं न्यायिक हस्तक्षेप हुए हैं। वर्ष 2017 में 3 तलाक मामला, सायरा बानो बनाम भारत संघ जैसे ऐतिहासिक मामलों तथा उसके बाद के मामलों ने तत्कालिक तलाक, बहुल विवाह एवं मुस्लिम विवाह में महिलाओं के अधिकारों जैसे मुद्दे को सुर्खियों में ला दिया है। इन मामलों द्वारा समानता के साथ साथ न्याय के संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप मुस्लिम पर्सनल लॉ में सुधारों को उजागर किया है। तो चलिए अब हम लोग इसके लैंगिक न्याय एवं महिला अधिकार के बारे में जानते हैं। तो देखिए, महिलाओं के अधिकारों के साथ साथ लैंगिक न्याय मुस्लिम पर्सनल लॉ में प्रमुख मुद्दे बन गए हैं। बहस 3 तलाक जैसे मुद्दे पर केंद्रित है, जो पतियों को कानूनी कार्रवाई के बिना अपनी पत्नियों को तत्कालिक तलाक देने की अनुमति प्रदान करता है, और साथ ही निकाह हलाला की प्रथा, जहां एक महिला को अपने पूर्व पति से दोबारा शादी करने से पहले किसी अन्य पुरुष से शादी करने की होती है, उसे तलाक देना होता है। इन प्रथाओं को महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण एवं अन्यायपूर्ण होने के कारण आलोचना का सामना करना पड़ा है। तो चलिए अब हम लोग इसके सामाजिक परिवर्तन एवं सक्रियता के बारे में देखते हैं। तो देखिए, लैंगिक समानता पर बढ़ती सक्रियता एवं परिवर्तित सामाजिक दृष्टिकोण के कारण मुस्लिम पर्सनल लॉ की गहन जांच की गई है। महिला अधिकार कार्यकर्ताओं, विद्वानों एवं नागरिक समाज संगठनों द्वारा विवाह, तलाक, भरण पोषण के साथ साथ विरासत के मामलों में लैंगिक समानता तथा महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ के भीतर सुधारों की वकालत की है। तो चलिए अब हम लोग इसके राजनीतिक गतिशीलता के बारे में जानते हैं। तो देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ भी एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दल और हित समूह 3 तलाक, एक समान नागरिक संहिता जैसे मामलों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। इन मुद्दों पर होने वाली बहसें अमूमन व्यापक राजनीतिक एजेंडे से संबंधित होती है, जिससे जनता का ध्यान आकर्षित होता है और यह चर्चा का विषय बन जाता है। तो चलिए अब हम लोग इसके संवैधानिक सिद्धांत के बारे में देखते हैं। तो देखिए, पर्सनल लॉ से संबंधित मामलों में समता, न्याय और भेदभाव रहित संवैधानिक सिद्धांतों को बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया जा रहा है। धार्मिक संबद्धता की परवाह किए बिना संवैधानिक अधिकारों और सभी नागरिकों के लिए समान व्यवहार सुनिश्चित करने की आवश्यकता के संदर्भ में मुस्लिम पर्सनल लॉ में सुधार की मांग की जाती है। तो चलिए अब हम लोग मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका परिचय जानते हैं। तो देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ का आशय इस्लाम धर्म के अनुयायियों के वैयक्तिक मामलों को नियंत्रित करने वाले विधियों के समूह से है। ये कानून विधि वैयक्तिक जीवन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित होते हैं, जिनमें विवाह, तलाक, विरासत, उत्तराधिकार और पारिवारिक नातेदारी शामिल है। मुस्लिम पर्सनल लॉ मुख्य रूप से कुरान, हदीस, पैगंबर मोहम्मद
की उक्तियों और कार्य और इस्लामी विधि शास्त्र पर आधारित है। तो चलिए अब हम लोग इसके मुस्लिम पर्सनल लॉ से संबंधित मुद्दा क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, शरिया अथवा मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार पुरुषों को बहुविवाह की अनुमति है, जिसके तहत वे एक ही समय में एक से अधिक कुल 4 विवाह कर सकते हैं। निकाह हलाला एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक मुस्लिम महिला को अपने विच्छिन्न विवाह पति से पुनः विवाह करने से पूर्व उसे किसी अन्य व्यक्ति से विवाह करना होता है और उससे तलाक लेना होता है। कोई भी मुस्लिम व्यक्ति 3 माह तक एक बार तलाक बोलकर अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है। इस प्रथा को तलाक ए हसन कहा जाता है। 3 तलाक के तहत कोई संबंध व्यक्ति ईमेल अथवा टेक्स्ट संदेश सहित किसी भी रूप में तलाक शब्द को 3 बार दोहराकर अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है। इस्लाम में तलाक और खुला क्रमशः पुरुषों तथा महिलाओं के लिए विवाह विच्छेद को संदर्भित किए जाने वाले 2 शब्द हैं। एक पुरुष तलाक के माध्यम से अपनी पति से अलग हो सकता है, जबकि एक महिला खुला के माध्यम से अपने पति से अलग हो सकती है। तो चलिए अब हम लोग इसके भारत में अनुप्रयोग के बारे में जानते हैं। तो देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत अधिनियम वर्ष 1937 में पारित किया गया था, जिसका उद्देश्य भारत में मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए एक इस्लाम विधि कूट तैयार करना था। अंग्रेज जो तत्कालीन समाज में शासन कर रहे थे, यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे थे कि भारतीयों पर उनके अपने सांस्कृतिक मानदंडों के अनुसार शासन किया जाए। हिंदू धर्म के लोगों और मुस्लिम समुदायों के लिए बनाए गए कानूनों के बीच भेद करते हुए उन्होंने बयान दिया कि हिंदुओं के मामले में उपयोग का स्पष्ट प्रमाण विधि के लिखित पाठ से अधिक महत्वपूर्ण होगा, जबकि मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए कुरान में उल्लिखित बातें सबसे महत्वपूर्ण होगी। इसलिए वर्ष 1937 से मुस्लिम स्वायत्त विधि शरीयत अधिनियम मुस्लिम सामाजिक जीवन के पहलुओं जैसे विवाह, तलाक, विरासत और पारिवारिक संबंधों को अनिवार्य बनाता है। अधिनियम में कहा गया है कि व्यक्तिगत विवाद के मामलों में राज्य हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो चलिए अब हम लोग इसके अन्य धर्मों में व्यक्तिगत कानून क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 जो हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों और सिखों के बीच संपत्ति विरासत के लिए दिशा निर्देश देता है। पारसी विवाह और तलाक अधिनियम 1936 पारसियों द्वारा उनकी धार्मिक परंपराओं के अनुसार पालन किए जाने वाले नियमों को निर्धारित करता है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 ने हिंदुओं के बीच विवाह से संबंधित कानूनों को संहिताबद्ध किया था। आगे की राह क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ सहित व्यक्तिगत कानूनों में सुधार के लिए एक क्रमिक दृष्टिकोण उन्हें आधुनिक सामाजिक दृष्टिकोण के साथ संरेखित करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें व्यापक समीक्षा, हितधारकों के साथ परामर्श और जन जागरूकता पहल शामिल है। विधायी सुधारों में धार्मिक विविधता का सम्मान करते हुए संवैधानिक मूल्यों को कायम रखना जरूरी होना चाहिए। वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को बढ़ावा देने के साथ साथ महिलाओं को सशक्त बनाना और उनके प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देना प्रमुख प्राथमिकताएं हैं। संस्थागत क्षमता को मजबूत करना और कार्यान्वयन की निगरानी करना प्रभावी सुधार सुनिश्चित करता है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप लोग यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।